अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूं। और ये क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के चैप्टर का क्वेश्चन है। इस वीडियो में गवर्नमेंट ग्रांट्स के कॉन्सेप्ट तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बहरहाल क्वेश्चन से रेलेवेंट अगर कोई भी बात होगी तो वो हम स्टैंडर्ड्स की नज़र में मैं आपको जो है वो हाईलाइट करके समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड में ये बात जो है वो कहाँ पर लिखी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गवर्नमेंट ग्रांट के जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है उसकी थीम पता चल जाए, उसका आइडिया हो जाए, उसकी नॉलेज हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 2022 गवर्नमेंट ग्रांट्स की प्रैक्टिस के लिए है। देखिए सवाल लिख रहा है, डिस्कस हाउ दी फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन दी करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलेवेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहला जो आपको केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जीरो लिमिटेड एक्सेल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया 3 years अगो। एक कंपनी को कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिली और वो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो 3 साल पहले मिली थी और एक रूरल एरिया में आपने डेवलपमेंट करी थी। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट वाज दैट एक्सेल विल मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 200 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years। और उसकी एक कंडीशन थी, वो ये थी कि अगले 5 सालों में हर साल कंपनी के पास 200 लोग काम करते होंगे। However, due to worsening economic conditions, Excel failed to maintain 200 employees and the full grant became repayable immediately in the current year। लेकिन ये कंडीशन मीट ना हो सकी करंट ईयर में, और उसकी वजह से पूरी की पूरी ग्रांट जो है ना वो रीपेएबल है अब, यानी कि रीपे करनी है। ठीक है। Excel has been presenting the grant in a statement of financial position by deducting the grant in arriving at the carrying value of the plant। यानी कि कंपनी ने क्या किया हुआ था, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उसमें से कंपनी ने जो मेथड यूज़ किया हुआ था वो ये यूज़ किया हुआ था कि कंपनी ने जो प्लांट की कैरिंग जो वैल्यू थी, कॉस्ट होगी, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट की वैल्यू को माइनस किया हुआ था। ये एक पॉसिबल तरीका है जिस तरीके की बेसिस पर आप गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने जो है प्रोबेबली उनको फंड्स दिए होंगे और उन्होंने क्या किया कि वो जो एसेट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने से इनकम किस तरह से बुक हो रही है भाई, डेप्रिसिएशन वगैरह कम चार्ज होगी। ठीक है। लेकिन अब ये ग्रांट जो है ना वो फुली रीपेएबल है। तो अब हम IAS 23 में ये देखते हैं कि भाई ये बात, सॉरी IAS 20 में ये देखते हैं कि ये IAS 20 के हिसाब से ये बातें जो है वो किन पैराग्राफ्स में आखिर लिखी गई हैं और इनके बारे में क्या लिखा गया है। देखें, यहाँ पर हम जो है वो ये जो हमारा IAS 23 है, मैं पहले तो आपको बता दूं, ये पूरा IAS जो है वो हमने अलग वीडियो लेक्चर में जो है वो गो थ्रू किया है। डेफिनेशन है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी फर्दर डिस्कशंस हैं, और इन डिस्कशंस में जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये एक्सपेंस के लिए है, सही है। देखिए, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स और प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन मनी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शेल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईदर बाय सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, या तो आप जो ग्रांट है ना उसको एज अ डेफर्ड इनकम दिखा देते हो। इस केस में क्या करते हो कि आप अपना जो एसेट है उसकी फुल कॉस्ट दिखाते हो और फिर एक डेफर्ड इनकम भी दिखा देते हो। और बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, या फिर जितनी भी आपको ग्रांट मिली होती है आप एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है उससे रिड्यूस कर लेते हो। यानी कि IAS 20 का पैरा 24 आपको ये कहता है कि या तो आप क्या करो कि आपने जो नॉन करंट एसेट खरीदा है, लेट से 100 रुपये का, अगर गवर्नमेंट ग्रांट 20 रुपए की है, ऑप्शन नंबर 1 नॉन करंट एसेट डेबिट 100, बैंक क्रेडिट 100। बैंक डेबिट 20 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम क्रेडिट 20 रुपए। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, नॉन करंट एसेट डेबिट 80। ठीक है। और बैंक भी नेट पर 80 से क्रेडिट। तो होगा क्या कि ऑप्शन नंबर 1 में 100 रुपए का नॉन करंट एसेट और 20 के डेफर्ड इनकम अलग आ रही होगी। दूसरे केस में नॉन करंट एसेट ही 80 पर आ रहा होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप दोनों अप्रोचेस के बारे में चलें, थोड़ी सी डिस्कशन कर लें अगर, तो टू मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रांट्स और द एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स आर रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स। दोनों तरीके सही हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस किस तरह से सही हैं।
One method recognizes the grant as deferred income that is recognized in profit and loss on a systematic basis over the useful life of the asset. अब देखें जो पहला वाला मेथड है, जब से आपने एक डेफर्ड इनकम क्रिएट की हुई है, तो हर कुछ अरसे बाद वो डेफर्ड इनकम जो है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते जाओगे. डेफर्ड इनकम डेबिट पीएनएल क्रेडिट, डेफर्ड इनकम डेबिट पीएनएल क्रेडिट. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा कि इस सवाल में मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करवाकर आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ लेकिन हमने सेपरेट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया होगा. The other method deducts the grant in calculating the carrying amount of the asset. The grant is recognized in profit and loss over the life of a depreciable asset as a reduced depreciation expense. अब अगर दूसरे मेथड पर जाता हूँ जिसमें मैं एसेट की कॉस्ट को 80 पे कर देता हूँ, तो फिर वो जो डेप्रिसिएशन होती है वो भी रिड्यूस होकर रिकॉर्ड हो रही होती है. The purchase of asset and the receipt of related grants can cause major movements in the cash flows of an entity. For this reason, and in order to show the gross investment in assets, such movements are often disclosed as separate items in the statement of cash flows, regardless of whether or not the grant is deducted from the related assets for presentation purposes in the statement of financial position. अब वो IA-7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों को हम सेपरेटली दिखाएंगे. तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, कंपनी ने नेट ऑफ किया हुआ है, नॉक ऑफ किया हुआ है अमाउंट. ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स पर ना. बोलता है अ गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेएबल शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अच्छा, IAS 8 जो है ना वो अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स को डील करता है. IAS 8 जो है वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे. लेकिन वो बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर रीपेएबल हो जाती है, ये आपका चेंज इन एस्टिमेट है. चेंज इन एस्टिमेट यानी कि अंदाजे का चेंज है, और आप IAS 8 में इसकी मजीद डिटेल्स भी डिस्कस करोगे. लेकिन IAS 8 के हिसाब से जब जब जो है वो चेंज इन एस्टिमेट होता है और रीपे हो रही होती है गवर्नमेंट ग्रांट, तो क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट. यानी कि अगर आपकी जो है वो डेफर्ड क्रेडिट पर इनकम रिकॉर्ड हुई भी है, तो वो पहले तो सारी पीएनएल में लेकर जाओ और एक्सपेंस आउट करो टू द एक्सटेंट दैट द रीपेमेंट एक्सीड्स एनी सच डेफर्ड क्रेडिट, और व्हेन नो डेफर्ड क्रेडिट exist, the repayment shall be recognized immediately in P&L. Repayment of a grant related to an asset. अब ये आपकी जो है वो हमारा सिनेरियो है ना, एसेट वाला. Repayment of a grant related to an asset shall be recognized by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. जितना अमाउंट आपने रीपे करना है उससे आप एसेट की कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज कर दोगे. ठीक है. या आप डेफर्ड इनकम जो है उसके बैलेंस को पेएबल कर दोगे. The cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognized immediately in profit or loss. और क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों में रिकॉर्ड नहीं हो सकी, वो सारी की सारी आज ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे. तो यही हमारा आईकेप का आंसर है. अगेन मैं ये कहूँगा कि बेसिक लेक्चर्स पहले आप देखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स के, तो आपको अंदाजा होगा कि इस पास पेपर में क्या डिस्कस हो रहा है. बोलते हैं व्हेन अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेएबल इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है. ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है IAS के, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे IAS 20 के पैराग्राफ नंबर 32 में लिखा हुआ. As the grant was presented as a deduction from related plant, its repayment will be recognized by increasing the carrying value of the plant. The cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to date in the absence of the grant must be recognized immediately in profit or loss. Also, the circumstances giving rise to repayment of the grant might indicate the possible impairment of the new carrying amount of the asset. Impairment testing भी करोगे, impairment testing IAS 36 में लिखी हुई है और वो यहाँ पर है. Circumstances giving rise to repayment of grant related to an asset may require consideration to be given to the possible impairment of the new carrying amount of the asset. और impairment testing वगैरह एक सेपरेट चीज़ है, उसको मैं यहाँ पर आपके साथ टच नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा फिल वक्त. ठीक है. अच्छा, दूसरा केस. अगेन मैंने देखिए पहला केस आपको स्टैंडर्ड से लिंक करवाया है, लेकिन आपने पहले जो है ना वो IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बेसिक लेक्चर्स देखने हैं. अगर आपने देखे हुए और अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं होगा. बी में लिखा हुआ है वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इन द करंट ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम. द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम. The only condition attached to the loan is that it should be used for acquisition of textile machinery. यानी कि गवर्नमेंट ने आपको 5% पर लोन दिया है, मार्केट में यही लोन 12% में मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ फायदा किया है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है. लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि इससे आप क्या करोगे, टेक्सटाइल मशीनरी खरीदोगे. अब आपको ये डिस्कस करना है कि इसकी किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, इसकी किस तरह से ट्रीटमेंट है. तो अगर हम IAS 20 पर जाते हैं
IS-20 पर इससे रेलेवेंट बातें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये रही 10 और 10A वगैरह। फॉरगिवेबल लोन एक अलग चीज़ है। अभी हमारा जो रेलेवेंट पैराग्राफ है ना वो ये है, द बेनिफिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। यानी कि अगर मुझे गवर्नमेंट से बिलो मार्केट रेट, मार्केट से कम रेट पर इंटरेस्ट या लोन मिल रहा है तो वो एक गवर्नमेंट ग्रांट है। द लोन शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको आप IFRS 9 के हिसाब से मेजर और रिकॉर्ड करोगे। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। The benefits of the below market rate of interest shall be measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with IFRS 9 and the proceeds received. वो बोलता है कि जो आपको बिलो मार्केट रेट लोन लेने से फ़ायदा हुआ है ना, उसका जो फ़ायदा रिकॉर्ड करना है आपको कि कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, वो IFRS 9 के हिसाब से आप इनिशियल कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करोगे उस लोन की, और जितना आपको पैसा मिला है उसकी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, और जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस जो है वो आपका फायदा होगा। अब IFRS 9 के हिसाब से किसी भी लोन की कैरिंग वैल्यू कैसे निकालनी है वो एक सेपरेट बहस है, वो आपसे अभी ना पूछा जा रही है ना आपने डिस्कस करनी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आएगा। क्या IFRS 9 के हिसाब से उस लोन की कितनी वर्थ है और कितना पैसा मिला है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट होगी। द बेनिफिट इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। The entity shall consider the condition and obligations that have been or must be met when identifying the cost for which the benefit of the loan is intended to compensate. Once a government grant is recognized, any related contingent liability or contingent asset is treated in accordance with IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. Again, ये हमारे लिए नहीं है relevant, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही हमारे लिए relevant है। उससे बोला हुआ है, the benefits of the government loan at a below market rate of interest is treated as a government grant. The loan shall be recognized and measured as per IFRS 9. Government grant should be recorded as the difference between the initial carrying amount of the loan and the proceeds received. As the primary condition for the loan is acquisition of textile machinery, the grant should be considered as grant related to asset and should be recognized in profit or loss over the life of the machine. क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ था कि ये जो ग्रांट आपको दी जा रही है ये एसेट को खरीदने के लिए दी जा रही है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है और इससे आने वाला बेनिफिट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट रिकॉर्ड करा जाएगा। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के अलावा भी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वगैरह भी चीज़ें कुछ होती हैं जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं और जो बेसिक वीडियोज़ में मैंने डिस्कस करी हैं। The grant may be presented in the statement of financial position by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying value of the machinery. अगेन दो तरीके हैं, या तो आप ग्रांट को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करोगे एज अ डेफर्ड इनकम, या फिर जो है वो ग्रांट के अमाउंट को जो है वो आप एसेट की कैरिंग अमाउंट में से डिक्रीज करके लिखोगे, और जब डिक्रीज करके लिखोगे तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही होगी। मैंने ये सवाल बड़ा ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस किया और ये पूरा थियोरेटिकल सवाल था। जब हम कुछ कंप्यूटेशन सवाल करेंगे और आप लोग जो है वो IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बेसिक लेक्चर्स देखोगे तो मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। बहरहाल इस सवाल को आप लोग लाजमी तौर पर 2-3 बार रीड करिएगा और स्टैंडर्ड के रेलिवेंट पैराग्राफ्स भी देख लीजिएगा। थैंक यू।